क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द मल्टीपल इंटेलिजेंसेस प्रपोज्ड बाय हार्वर्ड गार्डनर। हार्वर्ड गार्डनर पे भी एक क्वेश्चन आता ही आता है, निश्चित रूप से आएगा। और आजकल जैसे मैं ये शब्द बोलना नहीं चाह रही हूँ, है ना, जो भी खाना वाना खाया हुआ है सीबीएसई वालों ने, तो वो एक टॉपिक से जो 1 नंबर का आता था उससे कई क्वेश्चंस जो है वो दे रहे हैं, है ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि थोड़े से हिल गए हैं, तो हो सकता है गार्डनर से अभी एक क्वेश्चन आता है, कल को 2-3 आ जाए, ठीक। तो अगर हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग इज, ये कौन है जो लाल आंखें दिखा रहा है हमको, है कोर्स लिया सीटेट का पेपर 2 के लिए, मुझे नेक्स्ट टाइम एग्जाम देना है, क्या नेक्स्ट टाइम के लिए हेल्पफुल होगा? अरे बिल्कुल होगा यार, रोज आसानी से सिलेबस थोड़ी चेंज होगा, और फिर लिया है तो फिर कुछ सोच के लिया होगा ना, तो टेंशन नहीं लेनी है। अभी तो 1 साल तक वैलिडिटी होती है ना, या मतलब जब तक भी नेक्स्ट सीटेट आएगा। देखो अगर हम बात करते हैं मल्टीपल इंटेलिजेंस का हिस्सा नहीं है, जिस क्वेश्चन में नॉट लिखा हुआ हो, जिस क्वेश्चन में लीस्ट लिखा हुआ हो, जिस क्वेश्चन में एक्सेप्ट लिखा हुआ हो, हिंदी में कहें तो नहीं, सिवाय, अलावा, ये शब्द जहां लिखे होते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा ध्यान रख करके दिया जाता है। 3 इडियट वाले कान खड़े कर लिए जाते हैं और ध्यान से आंसर करते हैं। क्वेश्चन आसान होता है बट फंसने के चांसेस होते हैं, क्योंकि हम नॉट पढ़ना ही भूल जाते हैं, हम इतनी भावनाओं में बह जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए कि दिक्कत हो जाती है, ठीक है ना। हो जाएगा गीता, इतने मैराथन देखो, नोट्स दिए हैं वो पढ़ो, बाकी सब्जेक्ट्स में भी अच्छा स्कोर होगा, डोंट वरी, है ना। मैं मैराथन भी कराऊंगी एंड में, टेंशन क्यों लेते हो। देखो तो मल्टीपल इंटेलिजेंस का हिस्सा नहीं है। मल्टीपल इंटेलिजेंस एमआई बोलते हैं इसको, ये एमआई वो फोन वाला एमआई नहीं है, मल्टीपल इंटेलिजेंस। इनकी एक बुक थी जिस बुक का नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, 1983 में आई थी, उसमें 7 प्रकार की बुद्धि बताई थी इन्होंने, बाद में ऐड हो गए 8, 9 भी हैं, अभी 10, 11, 12 तक भी हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी है वो 8 प्रकार को ही आज भी मानती है। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस मतलब बहुबुद्धि, यानी बुद्धि के कई प्रकार हो सकते हैं, जिसमें से 8 प्रकार की बात इस थियोरी में हुई है, ठीक। अब ये 8 प्रकार में कौन सा शामिल नहीं है? लिंग्विस्टिक, भाषक बुद्धि बिल्कुल शामिल है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको ये पता होगा कि भाषक बुद्धि में मैं बहुत बार एग्जांपल देती हूँ कि जो आपके पोइट्स होते हैं या फिर जो भी लिखने वाले लोग हैं, है ना, वो सब क्या है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस का पार्ट है, जिनका भाषा पे पकड़ अच्छी होती है। इमोशनल इंटेलिजेंस, खुद सोचिए, स्पेशियल इंटेलिजेंस, इसमें आर्किटेक्ट आ जाएंगे आपके, ठीक। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, AR रहमान का एग्जाम्पल बहुत बार दिया जाता है, तो म्यूजिकल भी है, स्थानिक बुद्धि, संगीतीय बुद्धि, ये सब है। लेकिन इमोशनल इंटेलिजेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी। इमोशनल इंटेलिजेंस अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसपे एक बुक भी है, भावनात्मक बुद्धि या इमोशनल इंटेलिजेंस, जो कि डेनियल गोलमैन ने उस बुक का नाम दिया है। और आई थिंक जॉन मेयर करके एक व्यक्ति हैं, मेयर एंड सेवॉय करके व्यक्ति थे, 1990s में ये येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, जिन्होंने पहली बार इस कॉन्सेप्ट को दिया था, इमोशनल इंटेलिजेंस को, कि जिन लोगों का इमोशंस पे कंट्रोल होता है, अपनी भावनाओं पे नियंत्रण होता है, उनके प्रति वो अवेयर होते हैं, यानी इमोशनल अवेयरनेस होती है, इमोशनल मैनेजमेंट होता है, कंट्रोल करना जानते हैं, दिशा देना जानते हैं इमोशंस को, वो इमोशनली इंटेलिजेंट हैं। जो हर चीज पे आंसू ही बहाते रहते हैं, वो उनको कहेंगे इमोशनली इंटेलिजेंट, कम है वो इंटेलिजेंट, है ना। तो ये अलग से कॉन्सेप्ट है, ये गार्डनर इसकी बात नहीं करते। हालांकि जो व्यक्ति इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस रखता होगा उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस भी होगी, लेकिन अलग से इन्होंने बात नहीं की, तो ये गलत हो जाएगा। तो जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था, बी ऑप्शन गलत था, वही सही है। अगेन पूछा गलत था। ये 8 प्रकार हैं बुद्धि के, ये आप हम धीरे धीरे जब डिस्कशन करेंगे। ये आपका फेवरेट क्वेश्चन, जिसमें आधे लोग ढेर हो जाते हैं, असर्शन और रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, कि कथन और कारण के क्वेश्चंस। एक कथन है, दूसरा कारण है, कथन सही है कि कारण सही है कि दोनों सही है या दोनों गलत है या कोई एक गलत है, ये 4 संभावनाएं इसमें होती हैं। बताइएगा, फटाफट से बताइएगा, ये कौन बातें कर रहा है भाई? ध्यान मत दीजिएगा, हैं हम यहाँ ऐसे ही गला फाड़ रहे हैं, आशिकी कर लो कमेंट्स में, हैं। देखिएगा, अगर हम बात करें देखिए 12th क्वेश्चन है हमारा, डटे रहो आज, कोई बात नहीं, एक बार अच्छे से डिस्कशन करना जरूरी है, फिर हम टॉपिक वाइज मंडे से आएंगे और देखते हैं क्या कहानी है। असर्शन कथन क्या है? अकॉर्डिंग टू दी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार, ऑल चिल्ड्रन अप टू दी 5th स्टैंडर्ड, यानी 5वीं कक्षा तक जो बच्चे हैं, सभी बच्चे 5वीं कक्षा तक, 5th स्टैंडर्ड तक, शुड बी गिवन एजुकेशन इन देयर मदर टंग, मातृभाषा में उनको शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी जो भी भाषा उनके घर पे बोली जाती हो उसी में उनको पढ़ाया जाना चाहिए। बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है।
ऐसा 3 लैंग्वेज फॉर्मूला भी कहता है और एनसीएफ भी कहता है और आज नेशनल लैंग्वेज पॉलिसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कह रही है और ये फैक्ट है। रीजन क्या है इसका? यंग चिल्ड्रन लर्न एंड अंडरस्टैंड मीनिंगफुल कॉन्सेप्ट्स मोर क्विकली इन देयर मदर टंग, यानी जो छोटे बच्चे होते हैं वो जल्दी सीख जाते हैं जब उनकी भाषा में, उनको मातृभाषा में समझाया जा रहा हो। भाई अगर आप मुझे मेरी भाषा में समझाएंगे तब तो समझ आएगा, जो भाषा मुझे आती ही नहीं है अगर आप उसमें समझाना शुरू कर देंगे तो मुझे कठिनाई होगी। तो इसीलिए कहा गया है कि छोटे बच्चे जो होते हैं उनको मातृभाषा में पढ़ाओ, क्योंकि मातृभाषा में आप, एक तो स्कूल उनके लिए नई जगह है जब वो छोटे हैं, दूसरा आप उनकी भाषा में भी नहीं पढ़ा रहे तो वो कनेक्टेड ही महसूस नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दोनों बातें सही है कि अर्थपूर्ण लगती है वो चीज जिसको हम समझ पाए, तो बात तो सही है, तो ये भी सही है, यानी दोनों सही है। ये सबसे बेस्ट सिनेरियो होता है कि जब दोनों सही हो, आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ता। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बिल्कुल सही है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। भैया आर सही तो कह रहा है, इसी बारे में बात हो रही है, इसी का इसने उत्तर दिया है कि क्यों पढ़ाना चाहिए मदर टंग में, यही तो बताया है। तो ऐसा तो है नहीं कि एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ए सही है आर गलत है, क्यों भाई? ए एंड आर दोनों फॉल्स हैं, इसमें अक्कड़ बक्कड़ नहीं करना, समझना है क्वेश्चन को। तो एक नंबर आपका, कम से कम 2 क्वेश्चन ये एक सेट में देते हैं, कई बार मन कर जाए तो ज्यादा भी दे सकते हैं। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर, इस तरह के असर्शन और रीजनिंग वाले। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, हम लगभग 50% काम आज के लिए कर चुके हैं। हाउ शुड अ टीचर डील विद जेंडर स्टीरियोटाइप्स? एक क्वेश्चन इस पे आना ही है, निश्चित रूप से आना है। और अब ये टॉपिक केवीएस से लेके DEET+B से लेके अभी बिहार में एग्जाम होगा, आई एम श्योर अगर पेडागोजी पूछेंगे तो जेंडर जरूर पूछेंगे, अगर जेंडर नहीं पूछेंगे तो फिर क्या पूछेंगे भैया? क्योंकि ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है हमारे लिए अभी, है ना, समाज के लिए। बताइए एक बार। तो अगर हम बात कर रहे हैं किसकी? जेंडर की। देखिए वोट कीजिए आप, चुनाव वाली वोट नहीं कि वोट हमें दीजिएगा, तो ये पोल में आपको वोट करनी है, फटाफट से बताओगे फिर आगे बढ़ेंगे। देखिएगा फटाफट से बताओ, चंपू लग रही हूं मैं ऐसे बटन लगा के, चलो कोई बात नहीं। देखो बी ऑप्शन, आप लोग यार इतनी संख्या में रात को जगे रहते हो, बताया नहीं आपने पहले कभी। हाउ शुड अ टीचर डील विद जेंडर स्टीरियोटाइप्स? जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होते हैं? लिंग रूढ़िबद्धताएं या लिंग रूढ़िवादिताएं। रूढ़िबद्धता किसको कहते हैं हम? रूढ़िवादी किसको कहेंगे हम? जो जमानों से जो चीज चली आ रही, बाबा आदम के जमाने से, यही कहा जाता है ना नॉर्मल भाषा में, उसी चीज को मानते जा रहे हैं। साइंस कुछ और कह रहा है, लॉजिक कुछ और कह रहा है, समाज बदल गया, दुनिया बदल गई, लोग बदल गए, ये वही के वही हैं, लकीर के फकीर बोलते हैं ना जिनको, कि मतलब इनमें परिवर्तन नहीं हो पा रहा। तो जेंडर स्टीरियोटाइप, यानी स्टीरियोटाइप मतलब जो परिवर्तन समय के साथ जिसमें हुआ ही नहीं है, बस जो चीज चली आ रही है, जिसमें कोई लॉजिक हो नहीं हो, बस मानते आ रहे हैं। ठीक, तो स्टीरियोटाइप, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है कि भैया लड़के रोते नहीं है, ठीक, लड़कियों को स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए। हम देख रहे हैं अभी एयरफोर्स पायलट तक बन रही हैं, लड़ाकू विमान में जा रही हैं महिलाएं। अगर हम बात करें, आपके इतने सारे एग्जाम्पल हैं एनसीईआरटी में जब आप ईवीएस पढ़ते हैं, है ना, वहीदा प्रिज्म से लेकर के सुनीता विलियम्स तक के कैसे एस्ट्रोनॉट बन रही हैं फीमेल्स। अभी हम कितने सारे एग्जाम्पल्स हमारे देश में स्पोर्ट्स को लेकर के हैं। तो जेंडर स्टीरियोटाइप वो है कि भाई फलाना काम लड़कियों को करना चाहिए और फलाना काम लड़कों को करना चाहिए, काम बांट दिया आपने। क्यों? क्योंकि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, तो जेंडर के आधार पर काम नहीं बांटने। स्टीरियोटाइप को कम करने के लिए आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है प्रमोट जेंडर टिपिकल रोल्स। जेंडर टिपिकल रोल को अगर आप प्रमोट करेंगे, भैया लड़कियों को घर में रहना चाहिए, किचन में, उनको नौकरी पे नहीं जाना चाहिए, तो इससे तो और खराब होने वाली हैं चीजें। लॉजिक कुछ है नहीं, बस बातें देनी है, ठीक। तो प्रमोट जेंडर टिपिकल रोल्स अमॉन्ग स्टूडेंट्स, गड़बड़ हो जाएगी, इससे तो और प्रमोट होगा, स्टीरियोटाइप बढ़ेगा, इससे तो कम थोड़ी होगा। हमें तो इसको कम करना है क्योंकि इसमें कोई सेंस नहीं है, अभी बताऊंगी कैसे नहीं है सेंस। प्रेजेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स व्हिच काउंटर स्टीरियोटाइप्स। वास्तविक जीवन से संबंधित ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए जो काउंटर करते हैं उस रूढ़िबद्धता को। अच्छा, आप कह रहे हैं अच्छा लड़का लड़की ये नहीं है, वो नहीं है, इनको काम नहीं करना चाहिए, लड़कियों को ड्राइविंग नहीं करनी चाहिए, फलाना नहीं करना चाहिए, तो आप उसका लॉजिक देंगे या उस तरह के एग्जांपल्स प्रस्तुत करेंगे उस क्षेत्र में जहां लड़कियों ने भी काम किया है, तो आपको पता लगेगा यार ये तो नॉर्मल चीज है। तो ये ठीक कैसे होगा? डिस्कशन से होगा, चर्चा से होगा। दूसरा, हमें रियल लाइफ एग्जांपल्स ऐसे प्रेजेंट करने पड़ेंगे कि जहां से बच्चे ये सीख पाए कि भैया दोनों जेंडर्स कुछ भी कर सकते हैं, दो इंडिविजुअल्स हैं, वो उनको जेंडर में जबरदस्ती बांटने की कोशिश नहीं करनी बहुत ज्यादा। तो इसमें एक उदाहरण ये हो सकता है कि भैया एक बच्चा है जिसके पेरेंट्स, एक बच्चा है जो ये सोचता है कि उसने बुक में कोई एग्जाम्पल देखा कि जिसमें कोई काम पे जा रही है महिला, अब उसने अपनी माताजी को, अपनी दादी को, अपने आसपास की महिलाओं को, बुआ को कभी काम पे जाते हुए देखा नहीं है। उसको तो ये पता है भाई खाना तो महिलाएं बनाती हैं, काम पे तो पुरुष जाते हैं घर से। अब दूसरा बच्चा अगर क्लास में होगा जिसके दोनों पेरेंट्स वर्किंग हैं, दोनों पेरेंट्स काम करते हैं, अब जब उसकी लाइफ से रियल लाइफ एग्जांपल जब आप प्रेजेंट कर रहे हैं कि ऐसा भी होता है, वो कहेगा नहीं मेरे यहाँ तो दोनों जाते हैं,
तो ये क्या हुआ, स्टीरियोटाइप जो रूढ़िबद्धता बनी हुई थी कि नहीं सिर्फ महिलाएं घर पे रहती हैं, पुरुष काम करने जाते हैं, ये ब्रेक होगा ऐसे एग्जांपल्स से, रियल लाइफ एग्जांपल्स से। तो यही है स्टीरियोटाइप को खत्म करने का एक तरीका कि इस पे चर्चा हो, डिस्कशंस हो और रियल लाइफ एग्जांपल्स या नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स में हम पुट करें। स्टीरियोटिपिकल जो रोल्स हैं उनको चैलेंज किया जाए। ये सारे वर्ड्स पेपर में मिलते हैं, ऐसा नहीं मैं बस ऐसे ज्ञान की बातें कर रही हूं। प्रैक्टिस सेम जेंडर बेस्ड ग्रुपिंग ऑफ स्टूडेंट्स, अगर सेम ही प्रैक्टिस चलती रहेगी जो चला आ रहा है पहले से कि मम्मी है तो खाना बनाएंगे, पिताजी हैं तो बाहर जाएंगे, तो ये क्या है, इससे स्टीरियोटाइप बढ़ेगा, कम नहीं होने वाला। अवॉइड डिस्कशंस अराउंड जेंडर इश्यूज इन दी क्लासरूम, लोग इससे बचते हैं जेंडर डिस्कशंस, इन मुद्दों पे बात करने से, क्योंकि कोई तर्क नहीं होता और मान्यताएं हर्ट हो जाती हैं लोगों की। ठीक, तो ये अवॉइड करने से भी कोई स्टीरियोटाइपिंग का सॉल्यूशन नहीं मिलने वाला। अब इसमें मैं आपको एक दो एग्जांपल दिखा देती हूं। उत्तर क्या सही है, बी, प्रेजेंट रियल लाइफ एग्जांपल्स। अब ये एक तरीका है, रियल लाइफ एग्जांपल कह लो आप इसको, या हम कह सकते हैं कि नॉन स्टीरियोटिपिकल, ऐसे रोल्स में दिखाना महिलाओं को जो रूढ़िबद्ध नहीं है, जो स्टीरियोटिपिकल जो थॉट है उसको चैलेंज कर रहे हैं। तो नॉन स्टीरियोटिपिकल क्या है कि बच्चा है, लड़का है, बॉय, जो क्या कर रहा है, गुड़िया से खेल रहा है ना। नहीं तो ये कहा जाता है ना, गुड़िया गुड्डों से कौन खेल रहा है, लड़कियां ही खेलती हैं। अब जब ऐसा बना ही दिया गया तो ऑब्वियसली फिर लड़कियां ही खेलेंगी। ठीक है, तो अगर हम बात करेंगे, यहां एक ट्रक है या कार है जिससे लड़की खेल रही है कोई गेम। अब इस तरह की चीजें जब हम किताबों में दिखाएंगे, टीवी में दिखाएंगे, मूवीज में दिखाएंगे, तब तो जाकर के परिवर्तन आएगा कि कोई भी काम कर सकता है। लड़कों को कुकिंग में इंटरेस्ट हो सकता है, शेफ हो सकते हैं बहुत अच्छे, लड़कियों को एडवेंचर स्पोर्ट में इंटरेस्ट हो सकता है, वो अच्छी पहलवान हो सकती हैं, है ना। क्लियर है, क्लियर है जी। चलिए, तो ये नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स में डालना है, रियल लाइफ एग्जांपल्स प्रेजेंट करने हैं जो स्टीरियोटाइप को ब्रेक करेंगे। ठीक है जी, तो ये बात क्लियर हो गई। हाँ, क्लास डेली होगी आपकी मंडे टू फ्राइडे। कल संडे को हम थोड़ी चर्चा करेंगे, संडे वार्ता करेंगे और जो आपका बिहार का 7th फेज का सिलेबस आया है उसको डिस्कस करेंगे। नॉन स्टीरियोटिपिकल रोल्स ये भी हो सकते हैं कि आप इस तरह के एग्जांपल्स किताबों में भी प्रेजेंट करें जिसमें लड़के और लड़कियां साथ खेल रहे हैं फुटबॉल, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, बच्चे, क्योंकि जेंडर क्या है, एक सोशल कंस्ट्रक्ट है। ये यहाँ पे 1 नंबर का क्वेश्चन और है जो हर बार आता है, किसी ना किसी सेट में आपको देखने को मिल जाएगा इस बार भी। जेंडर और सेक्स दो चीजें हैं, हिंदी में दोनों को लिंग ही कहेंगे, ठीक है ना, या हिंदी में जेंडर ही लिख देगा अगर, अब तो ये होने लग गया है, तो इसको हिंदी में लिंग ही कहते हैं दोनों को। आपको इंग्लिश वाली साइड झांक करके देख लेना पेपर में। जेंडर क्या है, एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, ये आपके सिलेबस में दिया हुआ है बहुत पुराने समय से। सोशल कंस्ट्रक्ट सामाजिक संरचना है, जेंडर एक सामाजिक संरचना है, समाज ने बनाया है कि महिलाएं ये काम करेंगी, पुरुष ये काम करेंगे। जबकि सेक्स क्या है, एक बायोलॉजिकल संरचना है। क्या है, बायोलॉजिकल संरचना है, जैविक संरचना है। इस पे चर्चा जब एक अलग से ये टॉपिक आएगा ही ऑफ कोर्स तब करेंगे, वैसे बहुत चर्चा आज के लिए हो चुकी है। बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट मतलब जैविक संरचना। तो अगर सेक्स लिखा है तो ये जैविक, कि भगवान ने हमें अलग अलग बनाया है, या वॉट जो भी चीज में आप बिलीव करते हैं, बायोलॉजी ने हमें अलग अलग बनाया है कि फीमेल्स की बॉडी अलग होती है, मेल्स की अलग होती है, अलग अलग फंक्शंस हैं। ठीक, ये हमें बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट के रूप में मिला है सेक्स। जबकि जेंडर अगर हम देखें तो ये समाज ने बना दिया कि भैया झाड़ू महिलाएं लगाएंगी, पुरुष ये करेंगे, ये सोशल कंस्ट्रक्ट है जेंडर। जबकि सेक्स एक बायोलॉजिकल संरचना है, बायोलॉजिकल एंटिटी है अगर मैं कहूं तो। क्लियर है, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, मजाक से हटके। जो लोग मानते हो नहीं मानते हो, वैसे जो नहीं मानते उनको ठीक करनी चाहिए अपनी सोच समय के साथ, है ना। और मानते हैं या नहीं मानते हैं, यही सत्य है। 1 नंबर अगर चाहिए तो ऐसे ही करके आना है पेपर में। वैसे तो मैं कोशिश करूंगी कि आप सोच को ही बदल लें, ठीक इंसान ही बन जाए, बजाय कि सिर्फ रटने के या सही उत्तर याद रखने के, है ना। देखिएगा, रियल और रील में ज्यादा अंतर ना रखें। क्वेश्चन नंबर 14 है, इन अ मल्टीकल्चरल क्लासरूम, एक बहु सांस्कृतिक कक्षा कक्ष में, यानी जहां मल्टीपल संस्कृति के बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। एक बच्चा है जो बंगाल से है, एक बच्चा है जो पंजाब से है, एक बच्चा है जो हरियाणा से है, एक बच्चा है जो राजस्थान से है, दूसरा बच्चा है जो यूपी से है। तो ये क्या हो गई, मल्टीकल्चरल क्लासरूम हो गई, जहां अलग अलग भाषाएं, अलग अलग राज्य से बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग पृष्ठभूमि से बच्चे आ रहे हैं। तो एक बहु सांस्कृतिक कक्षा कक्ष की जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सी एक बात सही होगी, बताइएगा। प्रमोट कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप ओनली, यानी जो प्रबल समूह है, मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं और वहां कोई एक पर्टिकुलर कास्ट है या समुदाय है जिसका प्रभुत्व है, तो आप सिर्फ उसी का ध्यान रखेंगे नहीं। एज अ टीचर आपको हर बच्चे को
यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात करते हैं, चाहे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो, चाहे हमारी वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस हो। हम कहते हैं विभिन्नता में एकता की बात होती है हमारे देश में, ठीक। तो ऐसा नहीं सिर्फ डोमिनेंट कल्चर को ही हम फोकस करें एज अ टीचर। प्रमोट कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स ओनली, यानी केवल सुविधा वंचित या वंचित समूह वर्ग के बच्चों के लिए ही आप काम करेंगे, कि जो कोई मान लीजिए इस तरह के ट्राइबल कम्युनिटीज से है या हाशिए पे है, किसी भी वजह से समाज ने उसको अलग थलग कर दिया है, गरीब है, मतलब किसी भी सेंस में वो वंचित है, तो सिर्फ उनका ही ध्यान रखेंगे? नहीं, ओनली वाले ऑप्शंस तो वैसे ही खतरनाक होते हैं, ठीक। भाई आपको तो सबको लेके चलना है साथ में एज अ टीचर। भाई टीचर की ऐसा देखा जाए तो एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर कॉल्ड नेशन बिल्डर्स। तो ये बातें आइडियलिस्टिक लगती है हमें कई बार, बट ये ऐसी जॉब है टीचिंग जिसको आप जितना आसान चाहे बना लीजिए, जितना बोरिंग चाहे बना लीजिए, और जितना इंटरेस्टिंग या चैलेंजिंग बनाना चाहें उतना बना सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप कैसे टीचर बनना चाहते हैं। सी ऑप्शन है नेगेटिवली प्रेजेंट कल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ डोमिनेंट ग्रुप, यानी जो डोमिनेंट ग्रुप है उनको नेगेटिव कहते रहेंगे। भाई आपका काम नेगेटिव या पॉजिटिव कहना नहीं है, आपका काम धर्म की राजनीति करना नहीं है एज अ टीचर, ठीक। डी ऑप्शन है रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऑफ स्टूडेंट्स इन टर्म्स ऑफ देयर सोशियो कल्चरल एक्सपीरियंसेस, यानी विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों के संदर्भ में उनकी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का ध्यान रखना। भाई आप अभी कितने 11,000 लोग अभी भी हैं रात को 11:15 बजे भी, तो अब 11,000 लोगों की अगर हम बात करें एक साथ बिठा दें, या 11 लोगों को भी एक साथ बिठा दें, आप अपने घर में भी देखेंगे आपके भाई बहन माता पिता सबको सेम चीज पसंद है। कुछ चीजें सेम पसंद होंगी, ज्यादातर चीजें अलग भी होंगी आप में। किसी को थोड़ा रात में पढ़ना पसंद होगा, कोई थोड़ा सा सुबह जल्दी पढ़ना पसंद करता है, किसी को नीला रंग पसंद है, किसी को पीला पसंद होगा, व्हाटएवर, किसी को कोई गाना पसंद है, किसी को कोई शो पसंद है। तो ये क्या हुए इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं कि हमारे इंटेलिजेंस, हमारे एप्टीट्यूड, हमारे एटीट्यूड, मतलब हम अपनी रुचियों में, हम दिखने में, जैसे 5 उंगलियां कहा जाता है ना, बहुत ही बेसिक कहावत है कि भैया 5 उंगलियां बराबर नहीं होती बट इंपॉर्टेंट है। ऐसा थोड़ी कि बिना अंगूठे काम चल जाएगा, एक उंगली निकाल दें चल जाएगा काम। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ऐसे ही हैं कि भिन्नताएं हैं हम में सब में, लेकिन सभी इंपॉर्टेंट है। एज अ टीचर आपको महत्व देना है। तो बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को आपको उनके सामाजिक सांस्कृतिक अनुभवों को, जिस समाज से, जिस संस्कृति से वो आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करके जोड़ना है। उस तरह के एग्जांपल्स भी दे सकते हैं आप, कनेक्ट करना है, बेसिकली सबको साथ लेके चलना है। यही इंक्लूसिव क्लासरूम होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का जहां आप ध्यान रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, बढ़ेंगे आगे, 15 क्वेश्चन और हैं, थोड़ी स्पीड पकड़ लेंगे अब। अगर हम बात करें व्हेन असेसमेंट इज डन फॉर स्टूडेंट्स कॉम्प्रिहेंशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ स्किल और लेसन ड्यूरिंग द लर्निंग एंड टीचिंग प्रोसेस, इट रेफर्स टू, यानी जब आकलन जो है वो बच्चों की समझ के आधार पे होगा या उनकी समझ को देखने के लिए होगा कि कितना उन्होंने समझा है, और कब हो रहा है? ड्यूरिंग द लेसन, जब लेसन चल रहा है, पढ़ाई लिखाई चल रही है, तभी आप आकलन कर रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं, जांच रहे हैं बच्चे को। तो ये कौन से प्रकार का आकलन कहलाएगा? ड्यूरिंग, यानी दौरान लिखा होगा कहीं ना कहीं। हाँ, अगर ड्यूरिंग चल रहा हो तो क्या कहलाएगा? तो अगर ड्यूरिंग वर्ड लिखा हुआ है, दैट मीन्स आप कितने परसेंट लोग, 59% लोग सही उत्तर दे रहे हैं कि भैया असेसमेंट फॉर लर्निंग होगा ये, तो है ना, सीखने के लिए आकलन, क्योंकि लर्निंग अभी चल रही है, उसी दौरान आप आकलन भी कर रहे हैं। ऑफ लर्निंग होता है आफ्टर लर्निंग, ये ड्यूरिंग नहीं होगा, आफ्टर होगा, ठीक है। और अगर हम बात करें नॉन कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन को हम फोकस नहीं करते, हम कॉन्टिन्यूअस इवेल्युएशन को फोकस करते हैं, जिसको CCE कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के अंदर ही आते हैं सारे। समेटिव इवेल्युएशन का हिस्सा होता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जबकि फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का हिस्सा होता है FA, जिसको हम कहते हैं, आपके FA एग्जाम्स होते हैं ना, क्या? असेसमेंट फॉर लर्निंग। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ऑफ लर्निंग आफ्टर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और एज लर्निंग जब बच्चा खुद का ही आकलन करे, सेल्फ असेसमेंट, खुद को ही आप नंबर दे रहे हो कि भाई मुझे कितना आता है, आज देखते हैं। तो आपने, ऐसा नहीं होता कि खुद से ही आपने एक आंसर लिखा, खुद ही चेक किया कितने नंबर देंगे खुद को आउट ऑफ 10, तो ये सेल्फ असेसमेंट है। जब असेसमेंट एज लर्निंग लिखा हो, इसके बारे में बाकी चर्चा हम आने वाले सेशंस में करेंगे, जब टॉपिक वाइज उठाएंगे। अब थोड़ी चर्चा कम करके क्वेश्चंस को फोकस कर लेते हैं। अगर हम बात करें प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज टू ऑल स्टूडेंट्स फॉर अचीविंग देयर पोटेंशियल इररिस्पेक्टिव ऑफ वेरिएशन इन देयर एबिलिटीज इज अ की ऑब्जेक्टिव ऑफ डैश क्लासरूम, यानी सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्राप्त करना। अब कई लोगों की समस्या ये रहेगी, आप धीरे धीरे जैसे जैसे क्लासेस चलेंगी, कई लोगों के कमेंट ये आने शुरू हो जाएंगे, जब आप कराते हो क्वेश्चन, जब आप पढ़ते हो तो सही हो जाता है, जब हम खुद से करते हैं घर पे बैठ के तो गलत हो जाता है। उसका रीजन है, मैं पढ़ती जैसे हूं उसमें कॉम्प्रिहेंशन शामिल है, वो एक्सपीरियंस भी शामिल है साथ में। तो आप पढ़ के समझ पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे, थोड़ी सी कुछ दिन आपको लगेंगे मेरे साथ, उससे फिर आपका दिमाग जो है साथ में चलने लग जाएगा कि आप भी उसी तरह से पढ़ के समझने लग जाएंगे, है ना, क्योंकि वो एक वे है।
जहां से हम पढ़ के कैसे समझ पा रहे हैं। तो पढ़ के समझने में दिक्कत होती है कई लोगों को, इसलिए वो गलत आंसर कर देते हैं जब खुद से कर रहे होते हैं, या फिर प्रैक्टिस की कमी होती है। दो ही चीजें हैं बस, तीसरा कुछ नहीं है। तो सभी विद्यार्थियों को उनकी योग्यताओं में भिन्नता होने के बावजूद उनके संभाव्य गुणों की प्राप्ति के लिए अवसर प्रदान कराना कक्षा का मुख्य उद्देश्य है। कैसी कक्षा है ये? यानी अंतर है सब में, लेकिन हम संभाव्य गुण यानी जो उनमें पोटेंशियल है उसको बाहर निकाल करके ला रहे हैं हर बच्चे के। तो ये किस तरह, ये किस क्लास का ऑब्जेक्टिव होगा? ये इंटीग्रेटेड का होगा। इंटीग्रेटेड में सबके पोटेंशियल पे फोकस ना करके बस उनको इंक्लूड करने की बात होती है। इससे बेटर क्या है? इंक्लूसिव। ये क्या है? इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम क्या होता है? समावेशी शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल की बात होगी। हर प्रकार का बच्चा, चाहे कोई गिफ्टेड बच्चा है यानी जिसमें बहुत तेज दिमाग है, कोई बच्चा है जो बहुत धीरे सीखता है, कोई बच्चा है जिसको स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट है, कोई बच्चा है जो कोई और भाषा बोलता है, यानी हर तरह के बच्चे को इंक्लूड करके उसके पोटेंशियल जो वो अच्छा कर सकता है उस तरफ लेकर के जाना इंक्लूसिव एजुकेशन है। यानी इक्विटी बेस्ड एजुकेशन। इक्विटी मतलब समता। इस पे चर्चा बाद में करेंगे। एक होती है इक्वालिटी, दूसरी होती है इक्विटी। इक्वालिटी से बेटर है इक्विटी, कि आप नीड को समझ करके तब ट्रीटमेंट दें। हमेशा ये नहीं होता कि इक्वालिटी, आप एक लड़का है जो मतलब आपको दिख रहा है हेल्दी, और एक फीमेल है जो आपको पता है कि बायोलॉजिकली ऐसा हो सकता है कि स्ट्रेंथ का थोड़ा अंतर हो, तो आप ये कहें दोनों को 50-50 किलो वेट ही लेकर के जाना है, ये क्या हुआ? ये बेवकूफी है। इक्वालिटी तो हुई लेकिन इसमें इक्विटी नहीं है ना, क्योंकि मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। वो फीमेल प्रेग्नेंट हो सकती है, मेंस्ट्रुएशन पे हो सकते हैं, व्हाटएवर द रीजन इज, है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो फीमेल कमजोर है। तो ये क्या हुआ? इक्विटी बेस्ड प्रिंसिपल्स हैं। आप ओलंपिक में भी देखते हैं, या मतलब गेम्स भी, स्पोर्ट्स में भी क्या होता है, अगर कोई जिसको शॉर्ट पुट हम गोला फेंक बोल रहे हैं या डिस्कस थ्रो है, तो इन सबका भी वेट डिफरेंट होता है। वो क्यों है डिफरेंट मेल और फीमेल के लिए? इक्विटी बेस्ड, उनकी बायोलॉजिकल जो संरचना है वो डिफरेंट है, इसलिए इक्विटी का ध्यान रख रहे हैं वहां पे। हम रिजर्वेशन दे रहे हैं, चाहे कास्ट में दे रहे हो, चाहे हम बस में फीमेल्स के लिए रिजर्वेशन दे रहे हो, मेट्रो में दे रहे हो, ट्रेन में दे रहे हो। रीजन क्या है? इक्विटी यानी समता। स्पेशल एजुकेशन नहीं, स्पेशल एजुकेशन होता है बस एक तरह के बच्चों को अलग ले गए, जिनको दिखता नहीं है उनको एक स्कूल में, जिनको सुनता नहीं है उनको एक स्कूल में। नॉन प्रोग्रेसिव नहीं बनना, प्रोग्रेसिव बनना है। तो इंक्लूसिव एजुकेशन, एजुकेशन फॉर ऑल, इक्विटी बेस्ड। इक्विटी वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, हर बार आता है, इस बार भी आया हुआ है कि इंक्लूसिव एजुकेशन इक्वालिटी पे बेस्ड है कि इक्विटी पे। तो आपको कहना है इक्विटी पे बेस्ड है। नीड्स को ध्यान में रख करके चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है जी बात, या कोई दिक्कत है? मैम ब्लू है, पानी पानी है, क्या कह रहे हो? ब्लू कलर, मजाक कर रहे हो यार। की शर्ट आपके पापा की भी आई थी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ सही कह रहे हो। और बताओ कुछ है? नई शर्ट पहने हैं और आप यहां मजाक उड़ा रहे हैं हमारा। चलिए आइए। चलिए खैर, ये सब बातें होती रहेंगी। स्पीड हम बढ़ा लेते हैं थोड़ी सी, क्योंकि ये टॉपिक अभी मुझे डिटेल में आपको जब मैं टॉपिक वाइज कराऊंगी तब भी कराने में ये बात भूल गई थी। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 की जब हम बात करते हैं, टू केटर टू चिल्ड्रन फ्रॉम डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड्स, यानी वो बच्चे जो वंचित समूह वर्ग से आते हैं उनको केटर करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए क्या करेंगे? फटाफट से ऑप्शन करेंगे, मतलब ऑप्शन क्लिक करेंगे पोल में। 30 सेकंड का समय है, निपटा देंगे क्वेश्चन। गिव देम अ लॉट ऑफ रिटन वर्क। रिटन वर्क से क्या होगा? रट्टा हो जाएगा इससे। तो फाइंड आउट मोर अबाउट देयर कॉन्टेक्स्ट एंड इन्वॉल्व देम इन क्लास डिस्कशन। सबसे पहले आपको यही करना होता है, कारण जानना होता है, बच्चे के संदर्भ के बारे में जानना होता है, फिर उसे क्या पसंद है, किस चीज में वो अच्छा कर सकता है, वो काम उसको देना होता है। यही बेस्ट है, चाहे वंचित समूह का बच्चा हो, चाहे कोई भी बच्चा हो। ठीक। मेक देम सिट सेपरेटली। बच्चों को अलग थलग कभी नहीं बिठाना है कि तुम लड़की हो तुम वहां बैठो, ऐसा होता है स्कूल्स में हालांकि, और तुम ये करो तुम वो करो, अच्छा तुम इस जाति के बच्चे हो पीछे बैठो, तुम तो मुझे पसंद नहीं हो, व्हाटएवर। इस तरह की चीजें नहीं करनी है। इग्नोर देम। भैया इग्नोर कर देंगे तो फिर सॉल्यूशन कहां से लाएंगे? वो पहले ही वंचित समूह से हैं, समस्याओं से घिरे हुए हैं। ठीक। तो आंसर होगा बी। संदर्भ में चीजों को समझना है और फिर लेकर के चलना है चीजों को आगे। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 18, which of the following learning disability impacts an individual's ability of balance, manual dexterity and hand-eye coordination? अब ये एक लाइन में सिंपल क्वेश्चन पूछा जा सकता था, बट इनको लेने थे आपके मजे सीबीएसई को, क्योंकि आपको आदत हो गई है सेम सेम क्वेश्चंस रिपीट होते रहते हैं। तो इन्होंने कहा अच्छा बताते हैं तुमको, और क्वेश्चन को 4 लाइन का बना दिया, जो कि सिंपल एक लाइन में आया करता था। ठीक। अब क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लर्निंग डिसेबिलिटी, यानी कोई एक लर्निंग डिसेबिलिटी है जो इंपैक्ट करती है किसको? व्यक्ति के संतुलन को, बैलेंस बनाने को। कि आप साइकिल चला रहे हैं, बैलेंस नहीं कर पाएंगे, अपने शरीर को ही ठीक से बैलेंस नहीं कर पाएंगे। मैनुअल डेक्सटेरिटी, यानी जिस चीज में आपको निपुणता लगेगी, या कोई भी काम जिसमें आपको मैनुअली फाइन मोटर स्किल्स का कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा, डेक्सटेरिटी में यही होता है। तो
वो भी आप ठीक से नहीं कर पाएंगे। हैंड आई कोऑर्डिनेशन, आंखों का और हाथों का कोऑर्डिनेशन, ये भी, इसमें भी प्रॉब्लम आएगी। कब आती है? डिसलेक्सिया में तो सिर्फ पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, हद से हद लिखने से रिलेटेड हो जाएगी, अगर पढ़ने से है तो फिर लिखने में भी होगी। डिसकैलकुलिया में कैलकुलेशन से रिलेटेड होती है, मैथ्स रिलेटेड है ये, कि बच्चा कैलकुलेट करने में प्रॉब्लम आएगी उसको। डिस्फेजिया में लैंग्वेज के कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित समस्या होती है, कि भाषा को समझ पाने में दिक्कत होती है ऐसे बच्चे को, और बोलने में भी हो सकती है। लेकिन यहां बात हो रही है कि बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं, आपकी मोटर स्किल्स में प्रॉब्लम है, आपको लिखने में भी दिक्कत हो सकती है इसकी वजह से, साइकिल चलाने में दिक्कत हो सकती है, बेल्ट लगाने में दिक्कत हो सकती है, शू लेसेस बांधने में दिक्कत हो सकती है, टाई लगाने में दिक्कत हो सकती है। तो ये क्या है? डिस्प्रैक्सिया है, मोटर स्किल्स के कोऑर्डिनेशन की प्रॉब्लम। जब आपके जो गत्यात्मक कौशल हैं, जिनसे दौड़ना, भागना, चलना फिरना, इन सब में जब समस्या आती है, या आप अपने जो हैंड आई कोऑर्डिनेशन है इनको ठीक से मेंटेन नहीं कर पा रहे, ये डिस्प्रैक्सिया में आता है। खैर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, इसके बाद अभी और क्वेश्चंस भी करेंगे। विच आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स आर स्टूडेंट्स विद ऑटिज्म आर लाइकली टू हैव, यानी ऑटिस्टिक बच्चे में कौन सी समस्याओं का सामना ऑटिस्टिक बच्चे को करना पड़ सकता है, ये पूछा है। बताइएगा एक बार फटाफट से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बताइएगा। पीडीएफ मिल जाएगा टेलीग्राम पे, फ्री मिलेगा पीडीएफ एकदम, किसी को भी 2 पैसे नहीं दे देना है आपको इस पीडीएफ के नाम पे। और बैचेस में अगर आप एनरोल होना चाहते हैं तो करियर से ही आप एनरोल होंगे, कहीं और टेढ़ी मेढ़ी जगह से नहीं हो जाना है कि किसी ने आपको 200 रुपए का बैच दे दिया, किसी ने कुछ और दे दिया, है ना, तो वो चलेंगे नहीं बैचेस, फिर बाद में आप मेल करेंगे, परेशान होंगे। और मुझे भी दुख होता है, चाहे आप ये कह सकते हैं कि मैं कहने के लिए कह रही हूँ, बट होता है ना। बताइएगा फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलें आगे। देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 19 की जब हम बात कर रहे हैं, तो ऑटिस्टिक बच्चा, जिसको ऑटिज्म है, जिसको हम स्वालीनता कह देते हैं हिंदी में, कम्युनिकेशन डिफिकल्टीज बिल्कुल होती हैं, कि बच्चे को अपनी बात कहने में, संप्रेषण में कठिनाई होती है। हाई अर्ज टू इंटरेक्ट विद ऑल, नहीं, ये आइसोलेशन में या बहुत ज्यादा इंटरेक्शन पसंद नहीं करता। वेरी लो आईक्यू, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑटिस्टिक बच्चा है तो आईक्यू कम होगा उसका। एडवांस्ड सोशल स्किल्स, नहीं, सोशल स्किल्स पुअर होती हैं इनकी, बहुत ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते, ज्यादा बातें करना पसंद नहीं करते, रेपिटेशन बहुत होता है बातों में, एक बात को 4 बार रिपीट करते हैं, तो संप्रेषण में कठिनाई होती है इनको, कम्युनिकेशन के साथ इनको प्रॉब्लम होती है। और सोशली ज्यादा ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर करते हैं, यानी स्टीरियोटिपिकल मतलब बार बार रिपीट करने वाला, रेपिटेटिव बिहेवियर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा, ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर पूछा जा सकता है, पूछा हुआ है प्रीवियसली किसी तो एग्जाम में, सीटेट में नहीं, बट भाषा तो चेंज की जा सकती है ना। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट विद क्रिएटिविटी, यानी निम्नलिखित में से कौन सी सृजनात्मक विद्यार्थी की पहचान नहीं है। सृजनात्मक मतलब क्रिएटिव बच्चा, कुछ नया सोचे, जो कुछ डिफरेंट सोचे, कुछ अलग लीग से हटके। स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, यानी जिज्ञासा बहुत होती है, जिज्ञासा होगी तभी तो कुछ नया सोच पाओगे। जिसमें जिज्ञासा ही नहीं है, जो दुनिया को देखता भी तो देखता है अरे यार क्या ही है, बहुत बेकार दुनिया है ना, वो क्यूरियोसिटी खत्म है उसके जीवन से। तो जो क्यूरियस ही नहीं है वो नया क्यों करेगा कुछ, वो तो खाएगा पिएगा, ईट स्लीप रिपीट। ठीक। कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी अभिसारी सोच, सिकुड़ती हुई सोच, दिशाओं में सोचना ही नहीं है, तो ये क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है। हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्वेश्चन मार्क था ये, मैंने कहा नहीं है कि जुड़ा हुआ है। हायर ऑर्डर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, उच्च स्तरीय समस्याओं का समाधान निकाल देगा ऐसा बच्चा। नोवल इनोवेटिव आइडियाज, नवाचारी अनूठे आइडियाज, कुछ डिफरेंट आइडियाज। देखिए ये भी क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है कि बहुत क्यूरियस होगा बच्चा। हायर ऑर्डर प्रॉब्लम्स को जब वो सॉल्व कर पाएगा तभी तो नए नए तरीके ढूंढेगा। नोवल इनोवेटिव आइडियाज होंगे, कुछ नवाचार उसके अंदर होगा। लेकिन कन्वर्जेंट थिंकिंग जिसकी है वो क्रिएटिव नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिएटिव होने के लिए डाइवर्जेंट थिंकिंग, जो कन्वर्जेंट का जस्ट ऑपोजिट होती है, ये दोनों को दिया था जॉय पॉल गिलफर्ड ने, जेपी गिलफर्ड ने, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट थिंकिंग को। डाइवर्जेंट थिंकिंग को जोड़ा जाता है क्रिएटिविटी के साथ, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग के साथ, लेटरल थिंकिंग के साथ, ब्रेनस्टॉर्मिंग के साथ, ये सारी चीजें क्रिएटिविटी से जुड़ी हुई हैं। वहीं कन्वर्जेंट थिंकिंग जो है वो इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है। जब आपको एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, इसमें से कुछ चूज करना है, आप बुद्धि का प्रयोग करते हैं, कुछ क्रिएटिविटी थोड़ी लगाते हैं कि 5वां ऑप्शन बना दिया आपने, तो ये कन्वर्जेंट थिंकिंग है, इसमें कुछ नया थोड़ी किया आपने, अपनी बुद्धि का प्रयोग किया बस। तो बी ऑप्शन कन्वर्जेंट थिंकिंग, ये क्रिएटिविटी से नहीं जुड़ा हुआ, नॉट पूछा था, जो गलत है वही सही है, क्योंकि पूछा ही गलत था। ठीक है ना। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, 8-9 क्वेश्चन और हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिएगा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 सजेस्ट दैट एजुकेशन शुड बी,
अब मैं क्या करूं, मैं बह जाती हूं डिस्कशन में। देखिएगा, अगर हम बात करें नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी 2020 की, इस पे खूब क्वेश्चंस आते हैं। सजेस्ट दैट एजुकेशन शुड बी, यानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुझाती है कि शिक्षा को कैसा होना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है लिमिटेड टू टेक्स्ट बुक कंटेंट। भैया ये तो एनसीएफ पहले से ही मना कर रहा था कि सिर्फ पाठ्य पुस्तक से मत जोड़ो, रियल लाइफ से भी जोड़ो, बात तो सही है। फिर आया नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन रोट मेमोराइजेशन, यानी रटने पे बेस्ड हो। तो जहां बच्चा एक्टिव नहीं है वो सब खराब चीज है, बच्चा जहां सबसे ज्यादा एक्टिव है वो बेटर है। कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी एनसीएफ हो, सब यही मानेंगे। सी ऑप्शन है देखिएगा एक बार, यार गला ठीक होने का नाम नहीं ले रहा। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो रोट मेमोराइजेशन भी खराब हो गया, यहां पे भी बच्चा पैसिव है। जहां बच्चा पैसिव है, निष्क्रिय है, वो उत्तर कभी सही नहीं हो सकता until unless नोट ना लिखा हो ऊपर। ऑप्शन नंबर सी है डायरेक्टेड टू एनकरेज कंपटीशन अमॉन्ग स्टूडेंट्स, यानी विद्यार्थियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की तरफ उन्मुख होना। कंपटीशन इंक्रीज नहीं करना, कोऑपरेशन इंक्रीज करना है, एक दूसरे का सर नहीं फुड़वा देना है, ठीक है, सहयोग के साथ आगे बढ़ना है, ठीक। फोकस्ड टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ये बात एकदम सही है कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो क्रिटिकल थिंकिंग, समालोचनात्मक चिंतन का विकास करे, नॉट चिंता, ठीक है ना। क्रिटिकल थिंकिंग ये 21st सेंचुरी स्किल्स में आता है, जो आपकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मैंने नोट्स में भी दिया हुआ है, फ्री नोट्स में भी, कि 21st सेंचुरी स्किल्स हैं जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी सिखाने की बात करती है, जिसमें डिजिटल लिटरेसी है, क्रिटिकल थिंकिंग है, और भी इस तरह की सैकड़ों चीजें हैं, डिसीजन मेकिंग है, कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, जो आज के समय की जरूरत है 21वीं शताब्दी की, ठीक। उसमें से एक है क्रिटिकल थिंकिंग। क्रिटिकल थिंकिंग क्या है कि हम चीजों को सभी पक्षों में देख करके तब कंक्लूजन पे जाएं, ऐसा ना हो जस्ट मान लें। किसी ने कहा 2000 के नोट में चिप होती है, हमने कहा हाँ होगी ही जी, फलाना कह रहा है, या व्हाट्सएप पे कोई बात, कोई न्यूज आई, हमने कहा हाँ हाँ ये ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा, या किसी ने, हमारे किसी दोस्त ने ऐसे बता दिया, अरे वो तो बड़ा खराब इंसान है यार, है ना, या ये तो ऐसे ही है ना हिमांशी, अरे बस पूछो मत। तो आपके पास कोई डेटा नहीं है, रियल डेटा नहीं है, जिसके बेसिस पे आप वेरीफाई कर सके या क्रिटिकली सोच सके, हर एक पक्ष को समझ सके, बस आपने मान लिया। तो वो मान नहीं लेना है, इसलिए क्रिटिकल थिंकिंग लगानी है, लॉजिक के आधार पे रिफ्लेक्ट कर सकें, जिसमें आप एनालिसिस कर सकें, जिसमें आप, और तब किसी एक फाइनल कंक्लूजन पे पहुंच सकें कि ऐसे ही नहीं, अच्छा भाई ये कह रही है मैडम कि हम तो बेस्ट पढ़ाते हैं, तो पढ़ाती ही होंगी। आप इंटरव्यूज देखेंगे, आप किसी ने पढ़ा होगा उससे पूछेंगे, आप खुद से पढ़ के देखेंगे और प्रीवियस ईयर से मैच करेंगे, भैया जो पढ़ा रहे हैं उनको समझ भी आ रहा है कि नहीं, या ऐसी हवाओं में तीर चल रहे हैं। तो वो प्रॉपर क्रिटिकल थिंकिंग है कि आप जस्ट मान नहीं लेते आपको जो कोई भी कुछ भी कह देता है। क्वेश्चन नंबर 22, इंडिविजुअल डिफरेंसेस रिलेटेड टू प्रेफर्ड लर्निंग स्टाइल्स। लर्निंग स्टाइल्स होती है, किसी को देख के सीखना पसंद है, पिक्चर्स के थ्रू, मतलब वीडियोस के थ्रू, किसी को करके सीखना पसंद है ना, किसी को सुन के सीखना बड़ा पसंद है, वो पॉडकास्ट या एफएम, या फिर उनका दोस्त से कह देते हैं एक बार कि यार भाई एक बार मेरे को बता दे इसकी डेफिनेशन क्या है, तो जब आप सामने वाले से सुन लेते हैं तो आपको याद हो जाता है, ये क्या हो गया, ये समझ में आ जाता है, ये लर्निंग स्टाइल है, ठीक है ना। नेट 100% खत्म हो गया, कोई बात नहीं, थोड़ी देर की बात और है। देखिए, तो ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम शुड बी, और 7-8 क्वेश्चन है। तो लर्निंग स्टाइल का ध्यान कैसे रखें क्लास में। कंसिडर्ड अ हिंड्रेंस टू टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, बच्चे अलग अलग तरह से सीखते हैं, अलग अलग लर्निंग स्टाइल से सीखते हैं, ये रुकावट नहीं है, बैरियर नहीं है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, रिसोर्स है ये। एलिमिनेटेड विद यूज ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से हटा देंगे इस बात को कि बच्चों की लर्निंग स्टाइल खत्म कर देंगे, सबको एक जैसा बना देंगे, है ना, यूनिफॉर्म कर देंगे, खराब बात है ये। सीन एज अ रिजल्ट ऑफ कॉग्निटिव एबनॉर्मेलिटीज, यानी कोई असामान्यता है बच्चे के दिमाग की कि वो अलग अलग तरीके से सीखते हैं, सबको एक तरीके से सीखना चाहिए, रॉबोट्स थोड़ी हैं भैया, इंसान है। डी ऑप्शन ही बचता है जो सही होगा। रिस्पेक्टेड एंड चाइल्ड सेंट्रिक पेडागोजी शुड बी अडॉप्टेड टू फुलफिल दीज इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स। भैया जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है, जो चाइल्ड सेंटर्ड को सपोर्ट करती है, जो बाल केंद्रित शिक्षा की बात करेगी, बच्चे को ध्यान में रख के, उसके लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रख के सिखाना, यही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है, बच्चा एक्टिव होना चाहिए, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 23 देखिएगा, अगेन प्रोग्रेसिव एजुकेशन, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में 4 से 5 क्वेश्चन मिनिमम आते हैं हर बार। अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम व्यूज टीचर्स एज डैश एंड लर्नर्स एज डैश। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम यानी जो प्रोग्रेसिव होगी, आगे बढ़ती हुई होगी, लर्निंग बाय डूइंग को सपोर्ट करेगी, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को सपोर्ट करेगी। बताइए फटाफट से अब। हाँ थोड़ा जल्दी कर रहे हैं, आपका नेट खत्म ना हो इसलिए, ठीक है, कई लोगों का हो भी गया होगा। नॉलेज डिलीवर, दिन भर क्यों मूवीज देखते हो भाई, पूरे दिन यूट्यूब पे क्या करते हो, जो पता है शाम को ही क्लास होगी। देखो, नॉलेज डिलीवर्स पैसिव, मतलब प्रोग्रेसिव जो टीचर है वो नॉलेज डिलीवर करने वाला व्यक्ति है, जो ज्ञान का
बखान करेगा, और जो बच्चा है वो पैसिव है। देखो बच्चा जहां भी पैसिव हो जाए वो कभी भी अच्छा उत्तर हो ही नहीं सकता। बच्चे को निष्क्रिय नहीं, एक्टिव करना है, पैसिव नहीं करना। डोमिनेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी टीचर ही है डोमिनेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नेगेटिव है ये, और बच्चे जो हैं वो उससे कमतर हैं, ऐसा नहीं है। फैसिलिटेटर्स होते हैं टीचर, बिल्कुल सही बात है, एनसीएफ यही तो कहता है सुविधा दाता हैं आप माहौल क्रिएट करते हैं सीखने का, और मिल करके सीखते हैं बच्चे और आप दोनों, आप मतलब टीचर। एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, यहां बच्चा एक्टिव है, जहां बच्चा एक्टिव है वो ऑप्शन बहुत ही प्यारा, सुंदर, सस्ता, टिकाऊ उत्तर है। ठीक, तो फैसिलिटेटर्स हैं टीचर्स, और एक्टिव पार्टिसिपेटर्स या पार्टिसिपेंट्स हैं इन नॉलेज कंस्ट्रक्शन बच्चे। तो टीचर्स आर फैसिलिटेटर्स, लर्नर्स एज एक्टिव पार्टिसिपेटर्स, क्योंकि बीच में कॉमा लगा हुआ है, तो कॉमा के बाद वाली जो चीज है वो लर्नर्स के बारे में होगी। डिक्टेटर नहीं हो सकता टीचर, कोई हिटलर नहीं हो सकता, और जिनको कोई ज्ञान नहीं है वो डॉसाइल बॉडीज नहीं हो सकती। बच्चे ऐसा नहीं है कि खाली बर्तन है। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मिल करके नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं दोनों। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा फटाफट से, क्या कहता है भाई ये, बस आंसर कर दीजिए आप 30 सेकंड में। अब ये जो लास्ट के कुछ क्वेश्चन हैं थोड़ा सा स्पीड में करेंगे। हाँ, इंटरनेट चला गया, सोए नहीं अभिलाषा, ये इनका इंटरनेट खत्म हो गया, दिन भर यूट्यूब चलाते हैं, 1000 लोग जो गए हैं, 1000 नहीं 2000 भी गए हैं। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं, रेयान रिसेंटली लर्न दैट कुक्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कुक। अभी आपको इंग्लिश पेडागोजी में भी हेल्प करेगा, इसीलिए कहा जाता है सीडीपी बेस है, इसमें सभी तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। कंपैरेटिवली इजी कहेंगे ये वाला जो सेट है। अभी आप देखिएगा ओवरऑल कितने नंबर आपने अचीव किए हैं, किस दिन मुश्किल सेट भी करेंगे, बट ओवरऑल यही रहता है। किसी में कुछ क्वेश्चन मुश्किल आ गए, आपने या तो पढ़ रखा होगा पहले से। हाँ, 9 बजे कल से आएंगे भाई, कल तो खैर संडे है तो संडे वार्ता करेंगे, और बिहार वाला जो डिस्कशन है वो करेंगे। उसके बाद मंडे से पूरी कोशिश रहेगी, मेरी बाकी क्लासेस भी होती हैं बट कोशिश रहेगी 9 बजे एग्जैक्ट शुरू कर दे, ताकि इतना लेट ना हो, है ना, और नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़े कम कर देंगे। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, रेयान एक बच्चा है, रिसेंटली लर्न दैट कुक्ड इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कुक। जो कुक्ड है वो पास्ट फॉर्म होती है कुक की, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर याद होगा ना। आफ्टर दैट रेयान इज यूजिंग ईडी, वो हर शब्द में अब ईडी लगाने लग गया। फॉर एवरी चेंज टू पास्ट फॉर्म सच एज ब्रोकन इंस्टेड ऑफ ब्रोक्ड। तो अब बच्चे को जो है हर चीज में क्या लगाना है, ईडी लगा देना। उसको लगता है पास्ट फॉर्म बनानी है अगर, बस ईडी लगा दो, जबकि सब जगह पे ऐसा नहीं होता भाई। अगर हम बात करें ब्रोक्ड थोड़ी होता है ना, हम ब्रोक यूज करेंगे, ब्रोकन यूज करेंगे थर्ड फॉर्म में। या फिर अगर हम बात कर रहे हैं कि जैसे ये भी एक क्वेश्चन आता है पहले से, गो है, अब बच्चा इसकी पास्ट फॉर्म क्या होगी, वेंट हो जाएगी। लेकिन बच्चा क्या करेगा, उसने भी नया नया एक रूल सीखा है जो हर जगह लगा देगा, वो इसमें भी ईडी लगा देगा, गोड लगा देगा, आई गोड टू स्कूल, जबकि आई वेंट टू स्कूल होगा। तो जब कोई भी नया रूल बच्चा ग्रामेटिकल सीखता है तो वो उसको अननेसेसरी बहुत सारी जगहों पे यूज करने लग जाता है। इसको ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं, या इसको हम ओवर रेगुलराइजेशन कहते हैं, यानी अति नियमितता या अति सामान्यकरण हो जाता है नियम का, वो हर जगह फिर वही यूज करता है, उसमें ईडी लगा देगा। जैसे कई लोग होंगे, अब उनको पता है कि वो, हम कहेंगे कि कुछ अचीव किया आपने, तो वो अचीव में भी ईडी लगा देंगे कि अचीव्ड, ठीक है ना। चलिए बी ऑप्शन, आगे बढ़ेंगे, रेस्ट्रिक्ट नहीं करती ये चीज। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, ब्रेनस्टॉर्मिंग एज अ टेक्निक कैन बी यूज्ड टू डेवलप डैश इन चिल्ड्रन। ब्रेनस्टॉर्मिंग बुद्धिशीलता, या फिर इसको हम मस्तिष्क उद्वेलन कहते हैं। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या है, ग्रुप में बच्चों को बिठाया और कोई प्रॉब्लम दी और उस पर सोचने को कहा फटाफट से, ठीक है। ये इसमें कुछ नए आइडियाज आएंगे। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग में दिशाओं में सोचना होता है। तो कन्वर्जेंट थिंकिंग कैन बी यूज्ड टू डेवलप कन्वर्जेंट थिंकिंग, नहीं, ये तो डाइवर्जेंट थिंकिंग डेवलप करेगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ है, प्रॉब्लम सॉल्विंग से जुड़ा हुआ है। फंक्शनल फिक्सनेस प्रॉब्लम होती है कि आप एक ही ढंग से कर पाते हैं किसी चीज को, दूसरा नया तरीका सोचते ही नहीं है। यही रिस्पॉन्स सेट में होता है, ठीक, कि कोई भी बात हो, आपकी माताजी कह देती है इस फोन ने जिंदगी खराब की हुई है, इस फोन की वजह से हो रहा है, जो भी हो रहा है, तुम्हारे दांत में दर्द हो, पैर में दर्द हो, पढ़ नहीं पा रहे हो, व्हाटएवर, वो रिस्पॉन्स सेट है उनका, उनको पता है भैया यही प्रतिक्रिया देनी है हर चीज में, ठीक। तो डाइवर्जेंट थिंकिंग इसका सही उत्तर है ब्रेनस्टॉर्मिंग में। क्वेश्चन नंबर 26 देखिएगा एक बार। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, ये कहता है इन अ कंस्ट्रक्टिविस्ट क्लासरूम, यानी एक रचनावादी कक्षा कक्ष में अ टीचर शुड, एक टीचर को क्या करना चाहिए। पहला ऑप्शन है गिव स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन टू ऑल। देखिएगा ये स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन बस सुनने में अच्छा लगता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है बच्चे के कॉन्टेक्स्ट में। यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन लिखा हो, स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन लिखा हो, इनसे बचना है आपको। डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का यूज करना है, क्योंकि बच्चे डिफरेंट हैं तो डिफरेंशिएटेड होनी चाहिए इंस्ट्रक्शन भी, ठीक है जी। फिर आता है बी ऑप्शन, मेक श्योर दैट एवरी चाइल्ड अचीव्स हिज और हर पोटेंशियल टू दी बेस्ट। ये बात एकदम सही है। रचनावादी या सृजनात्मकतावादी कक्षा कक्ष उसको कहेंगे जहां हर बच्चा कंस्ट्रक्ट कर पाए नॉलेज को या अपने पोटेंशियल को
प्राप्त कर पाए जिस चीज के लिए वो बना है। ठीक, हर बच्चे से सेम प्रोग्रेस या सेम रेट एक्सपेक्ट करना एकदम खराब बात। रिमेन इनडिफरेंट टू द डाइवर्स नीड्स, इनडिफरेंट नहीं होना होता, यानी इनडिफरेंट का मतलब है फर्क नहीं पड़ता आपको, अलग अलग तरह के बच्चे हैं बट आप सेम मेथड यूज कर रहे हैं, तो ये भी नेगेटिव हो गया। बच्चा एक्टिव कहाँ है, जहां उसका सर्वाधिक पोटेंशियल वो एक्सप्लोर कर पाए, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए फटाफट से, 3 क्वेश्चन और हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फर्स्ट स्टेप इन द मेथड ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग या समस्या समाधान की जब हम बात करते हैं मेथड की, तो कौन सा स्टेप फर्स्ट होता है? प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, सोक्रेट्स ने बेसिकली इसकी बात की थी, सुकरात जिनको हम कहते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड के बहुत अलग अलग स्टेप्स दिए हैं, ठीक है ना। तो अगर स्टेप्स की बात करें तो आपको कोई एक तरीका नहीं रट लेना है स्टेप का, ऑप्शन देख करके स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं या आंसर पकड़ना है, क्योंकि कई ऐसे स्टेप हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग के जहां पे डिफाइनिंग पहला हो जाएगा, और कई ऐसे मेथड्स हैं जहां पे आइडेंटिफिकेशन पहला स्टेप होता है, वहां डिफाइनिंग होगा ही, सॉरी वहां आइडेंटिफिकेशन होगा ही नहीं या फिर डिफाइनिंग नहीं होगा, दोनों में से कोई एक नहीं होगा। तो ये बी ऑप्शन कई लोग कह रहे हैं बिल्कुल सही है, जो कि पहला ऑप्शन या पहला स्टेप होना चाहिए आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम, यानी समस्या की पहले पहचान तो करोगे तब तो समस्या का समाधान निकालोगे, सबसे पहले पहचान करोगे समस्या है क्या आखिर, ठीक, तो आइडेंटिफिकेशन, फिर इसको डिफाइन किया जाएगा सेकंड नंबर पे कि अच्छे से इसको समझ रहे हैं आप, एक्सप्लेन कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं किसको, समस्या को। फिर आप रेलेवेंट इंफॉर्मेशन को खोजते हैं, इंफॉर्मेशन गैदर करना कहते हैं इसको थर्ड स्टेप में। फिर आता है हाइपोथेसिस, आप फॉर्मुलेट करते हैं, एक परिकल्पना बनाते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है, फिर उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं और बाद में इवैल्यूएट करते हैं, ये कुछ इसमें स्टेप्स लगते हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर ऑप्शन में यहां मान लो ये आइडेंटिफिकेशन दिया ही नहीं होता तो डिफाइनिंग द प्रॉब्लम फर्स्ट स्टेप हो जाता, क्योंकि कई सारे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स हैं जो डिफाइनिंग को फर्स्ट मानते हैं, कई सारे हैं जो आइडेंटिफिकेशन को फर्स्ट मानते हैं। अगर दोनों लिखा है तो आपको आइडेंटिफिकेशन के साथ ही जाना है, बस सिंपल यही याद रखो। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 28 पर, देखिएगा, पोल रहने दो अब, बस पोल की जरूरत है, चलो लगाओ फटाफट लगाओ। क्वेश्चन नंबर 28 है, इन ऑर्डर टू मोटिवेट स्टूडेंट्स, बच्चों को अभिप्रेरित करने के लिए इन प्राइमरी स्कूल यानी कक्षा 1 से 5 तक, व्हाट स्ट्रेटेजी शुड द टीचर अडॉप्ट, यानी कौन सी रणनीति को अडॉप्ट कर लेना चाहिए टीचर को अगर बच्चों को क्या करना है, मोटिवेट करना है। तो एनकरेज कॉम्पिटिशन फॉर मार्क्स अमंगेस्ट इंडिविजुअल स्टूडेंट्स, कंपटीशन बढ़ा दो मार्क्स के लिए, बिल्कुल गलत, कंपटीशन नहीं कराना, कोऑपरेशन कराना है। यूज इंसेंटिव्स, रिवॉर्ड्स, पनिशमेंट्स, ये सारे बेकार तरीके हैं। सेट स्टैंडर्ड गोल्स फॉर द एंटायर क्लास, सबके लिए सेम गोल नहीं लगा सकते, इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं बच्चों में, अलग अलग गोल सेट होंगे। हेल्प चिल्ड्रन सेट गोल्स एज पर देयर इंटरेस्ट, बच्चों की रुचि के अनुसार उनका गोल सेट करना और सपोर्ट करना उनको अपने उद्देश्य की प्राप्ति में। तो बच्चे की रुचि का ध्यान रखना है, तभी चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहलाएगी। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, सेकंड लास्ट, फटाफट से, बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें एक कथन है, दूसरा उसका कारण है। कथन क्या है, अलोंग विद कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्कूल्स शुड एंश्योर इमोशनल वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल, यानी हम बच्चे के दिमाग का विकास तो करा ही रहे हैं स्कूल में प्राइमरीली, तो हम उसके दिमाग का विकास कराते हैं मुख्य रूप से, लेकिन हमें उसके इमोशंस को भी ध्यान में रखना चाहिए, उसके संवेगों को भी। वर्बलाइजेशन ऑफ थॉट्स व्हाइल वर्किंग ऑन अ प्रॉब्लम हिंडर्स प्रॉब्लम सॉल्विंग, यहां बात हो रही है इमोशंस की, ये कह रहे हैं भैया प्रॉब्लम सॉल्विंग जो है वो खराब हो जाती है यदि आप बोल बोल के प्रॉब्लम को सॉल्व करो, ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है। तो ये बात तो फॉल्स हो गई, ये बात एकदम गलत है। क्या है, एकदम गलत है, क्योंकि वर्बलाइज करने से कोई समस्या का समाधान में प्रॉब्लम नहीं आती। दूसरी बात, ये इसका रीजन भी गलत है, ये अपने आप में भी गलत है, ये बात ऐसा भी नहीं है ना ये इंडिपेंडेंटली ठीक हो। ये बात सही है कि हम बच्चों के डेवलपमेंट की जब बात कर रहे हैं तो हमें उनके इमोशंस का भी ध्यान रखना चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ साथ। तो ए तो सही है, बोथ ANRR सही नहीं है, ANRR ट्रू फॉल्स नहीं, R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दोनों तो सही है ही नहीं ना, ये तो फॉल्स है। तो A इज ट्रू बट R इज फॉल्स, यहां पे सिंपल C ऑप्शन होगा, दोनों गलत नहीं है। ये अगर सही होता अपने आप में तो हम कहते बोथ ANRR ट्रू बट R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, अगर ये अपने आप में भी ठीक होती ये बात, ये गलत है अपने आप में भी, इसलिए हमें इसको कंसिडर नहीं कर सकते। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, जाओ मजे करो, भंगड़ा पाओ। देखो, which of the following does not contribute positively to the process of learning, यानी सीखने की प्रक्रिया में कौन सा एक फैक्टर है जो सकारात्मक रोल प्ले नहीं करता, पॉजिटिव रोल प्ले नहीं करता, बताइए फटाफट से। लास्ट क्वेश्चन आज के लिए, मजे करना फिर घर जाओ, है ना, क्या कह रहे हो, घर तो पहले से ही है, देखिए पहले से ही बताने लग गए कई लोग तो नंबर, अभी पहले देख तो लो सही होगा कि नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट लिखा हुआ है, कौन सा अधिगम की प्रक्रिया में सकारात्मक रूप से योगदान नहीं देगा, यानी लर्निंग में हेल्पफुल
नहीं होगा। माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण, खाना ठीक से नहीं मिल रहा, दिमाग ठीक से नहीं डेवलप होगा, शरीर ठीक से डेवलप नहीं होगा, इमोशंस कहां से ठीक हो जाएंगे, सब कुछ खराब हो जाएगा। और माल न्यूट्रिशन जो है हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है ना। और एक बहुत ही फेमस व्यक्ति है, शायद वो अब्दू, आपने देखा होगा, उनको भी आई थिंक माल न्यूट्रिशन वाज द रीजन कि उनका डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो पाया। और आमिर खान भी कुछ साल पहले ऐड करते थे, टीवी में ऐड आता था कि भैया कुपोषण क्या है, एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, यानी सही पोषण ना मिल पाना बढ़ती उम्र में, उसकी वजह से डेवलपमेंट आपका पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक, तो माल न्यूट्रिशन जो है पॉजिटिवली बिल्कुल भी प्रोसेस ऑफ लर्निंग में काम नहीं आएगा, क्योंकि बच्चे का विकास ठीक से नहीं हुआ तो लर्निंग कहां से ठीक होगी फिर। ठीक है ना। कोलैबोरेशंस विद पीयर्स, यानी समकक्षों के साथ सहयोग, मिलकर सीख रहे हैं सब, ये तो पॉजिटिव बात है। हमें तो नेगेटिव ढूंढना था ना, नेगेटिव या गलत क्या है, ए ऑप्शन, जो गलत है वही सही है क्योंकि पूछा ही गलत है। डाइवर्जेंट थिंकिंग बिल्कुल पॉजिटिव चीज है सीखने में। डिस्कशंस, तो चर्चा भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ए ऑप्शन गलत है माल न्यूट्रिशन, और क्योंकि गलत है इसीलिए सही है ना। आउट ऑफ 30 कितने क्वेश्चंस आपके ठीक हुए हैं। ये सेशन पसंद आया होगा, पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा, पहले से किया हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं किया हुआ है तो कर लीजिएगा। ठीक है।